तो चलो यार सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है यार, इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला को मैं डिफाइन किस तरह से कर सकता हूं, इट रिप्रेजेंट्स द relative number of atoms of each type present in a molecule। अब यहाँ पे थोड़ा समझना यार, रिलेटिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे टर्म यूज किया गया। रिलेटिव नंबर का मतलब क्या है, तो एक काम करता हूं मैं, एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का डेफिनेशन पहले लिख देता हूं, उसके बाद एक एग्जांपल से मैं दोनों को क्लियर कर दूंगा, ठीक। तो चलो यार अब मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिख लेता हूं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये रिप्रेजेंट करता है, it represents the actual number of atoms of each type present in a molecule, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इसका मतलब एक एग्जांपल समझते हैं यार इसको, C6H12O6 किसका फार्मूला लिखा मैंने, बताओ किसका फार्मूला है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। क्या है, ग्लूकोज का, ये इसका ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला है। क्या है, एक्चुअल फार्मूला है, ग्लूकोज का फार्मूला ही होता है ना। अब यहां पे कार्बन का कितने आइटम्स दिख रहे हैं, 6, हाइड्रोजन के कितने, 12, ऑक्सीजन के कितने, 6 आइटम दिख रहे हैं। क्या इसमें से मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूं, देखो यार C6H12O6, मैं इसको 6CH2O लिख सकता हूं क्या, बताओ यार। देखो 6 यदि मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो CH2O बचता है, इसका मतलब भी तो C6H12O ही हो रहा है। लेकिन यहां पे मैं ग्लूकोज का जो फार्मूला था C6H12O6, उसको हमने क्या कर दिया, एक शॉर्ट में मैं लिख दिया CH2O, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट है, बताओ यार। C का 1, H का 2, O का 1, क्या एक्चुअल नंबर ऑफ आइटम्स है इन ग्लूकोज, बिल्कुल नहीं, ये तो रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स है। रिलेटिव नंबर का मतलब कार्बन का 6 होना था लेकिन इसको 1, हाइड्रोजन का 12 होना था लेकिन 2, ऑक्सीजन का 1 होना था 6 लेकिन है 1। तो यहाँ पे 1, 2 और 1 ये क्या है, रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इसलिए इस वाले फार्मूला को जो CH2O दिख रहा है, ये फार्मूला ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है, और जो एक्चुअल फार्मूला है C6H12O6, ये कहलाता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, जस्ट एक मतलब कि क्या बोलूंगा मैं, एक्चुअल फार्मूला नहीं है, उसमें केवल क्या होता है, एटम्स के रिलेटिव नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, बस यही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसको मैं शॉर्ट में MF से डिनोट करूंगा, और इसको मैं एम्पिरिकल फार्मूला EF से डिनोट करूंगा। यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे दो टर्म और यूज होता है, एक एम्पिरिकल फार्मूला मास और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। अब तुम लोग बताओगे यार, एम्पिरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या होगा। चलो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास तुम लोग बता दो यार, क्या हो जाएगा यार, जल्दी से बता दो बच्चों, प्यारे बच्चों। C6H12O6 यदि कैलकुलेट करेंगे तो इसका मास कितना आ जाएगा, 180 आएगा। इसी तरह से एम्पिरिकल फार्मूला मास, अच्छा एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2O, 6 नहीं है, एम्पिरिकल फार्मूला पूछा जाए ग्लूकोज का तो मैं बोलूंगा CH2O बोलूंगा, क्लियर। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या हो जाएगा, तो चलो देख लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, इसका मास ही तो कैलकुलेट करना है, क्या हो जाएगा 12 + 2 + 6। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, तो 12 2 14 और 16 कितना आ जा रहा है, 30 आया। अच्छा ये एम्पिरिकल फार्मूला में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला वापस मिल जाए, किस नंबर से, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो एम्पिरिकल फार्मूला एक रिलेटिव नंबर था ना,
तो यदि इस रिलेटिव नंबर में हम किसी एक नंबर से फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। तो वो कौन सा नंबर है जिसको एम्पिरिकल फार्मूला में मल्टीप्लाई करते ही मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा? उस नंबर को मैं स्मॉल एन से डिनोट करूंगा। क्या बोला मैंने? स्मॉल एन से डिनोट करूंगा। मतलब मैं लिख सकता हूं किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला को मैं एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकता हूं। ग्लूकोज के लिए एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6। मतलब ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। इस CH2O में 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब यहां n का वैल्यू क्या हो गया? 6। तो इसी तरह से मैं एक और रिलेशन यहां से लिख सकता हूं। यदि मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेट करना हो और हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास पता हो तो आपको केवल क्या करना? n का वैल्यू कैलकुलेट करना। क्लियर ये चीज? ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। मतलब ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है मैं पूछूं तो क्या बोलोगे? 30। यदि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा जाए तो C6H12O6। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना? 180। यदि n का वैल्यू पूछ दिया जाए तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्लूकोज के लिए? तो ऊपर आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और नीचे आएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो यहां से n का वैल्यू क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 180, एम्पिरिकल फार्मूला मास 30, ये कट किया आ गया 60। क्लियर? सॉरी 6 आ गया n का वैल्यू। इसका मतलब यदि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला दिया है तो उस एम्पिरिकल फार्मूला में इस नंबर से तुम मल्टीप्लाई करते हो तो तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा उस कंपाउंड का। तो ये फार्मूला मैं क्यों बताया हूं समझे? बहुत बार क्या होता है कंपाउंड का आपको एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया जाएगा, अब पूछ दिया जाएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उस कंपाउंड का क्या होगा। तो यदि एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए होगा तो उसे हमें उसके लिए जरूरत पड़ेगा n का। और ये n कैसे निकल कर आएगा? तो इस फार्मूला से, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। आ रहा है समझ में? क्लियर है ना? तो इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और कंपाउंड होता C2H6O। ठीक है, C2H6O2 होता है। ये कंपाउंड का नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक, अभी चलो यार नहीं भी पता है कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग नाम पे मत जाना। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मैं यदि इसका एम्पिरिकल फार्मूला पूछूं तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे एम्पिरिकल फार्मूला? तो कोई कॉमन नंबर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है क्या? 2 कॉमन निकालो तो क्या मिला? CH2O। देख रहे हो? तो इस तरह से एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O और यहाँ n का वैल्यू क्या होगा बता सकते हो? n का वैल्यू क्या है? 2। यही है n। तो मान लो तुम्हें एम्पिरिकल फार्मूला दिया और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछ दिया जाए तो तुम्हें जरूरत किस चीज की पड़ेगी? n का। और n का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ये गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया होगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास तुम निकाल लोगे फार्मूला से, उसका दोनों को डिवाइड कर दोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा। n का वैल्यू आ गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल जाएगा। ठीक, तो चलो यार अभी तक हो सकता है कुछ बातें आपको नहीं समझ में आई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि अभी तो मैं एग्जांपल लेकर समझाने वाला हूँ ना, तो इसीलिए टेंशन की बात नहीं है। चलो यार मैं एग्जांपल क्वेश्चन के थ्रू अब ये एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तो आप लोग नोट कर लो यार पहले इस चीज़ को, मैं मिटा देता इसे। तो देखो यार एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको क्या डिटरमाइन करना है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक, तो यदि मैं बात करूं इसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है, डिटरमाइन किया जाता है एम्पिरिकल फार्मूला को, तो इसके लिए यार बुक में आप देखोगे तो कुछ टेबल उबल के फॉर्म में बताया जाता है। मैं भी पहले आपको टेबल के फॉर्म में बताऊंगा कि यार टेबल बनाकर एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद यार डायरेक्ट मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए अल्टीमेटली करना क्या होता है। ओके, तो चलो यार सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना के समझते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो देखो तरीका क्या है, सबसे पहले यार कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उस कंपाउंड में वो देख लो। तो यहाँ पे ऑक्साइड ऑफ आयरन दिया है, इससे क्या आइडिया मिला कि कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड में? तो ऑक्साइड ऑफ आयरन, ऑक्साइड ऑफ आयरन का मतलब क्या? आयरन है और उसके साथ कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। तो एक तो एलिमेंट हो गया आयरन और दूसरा एलिमेंट हो गया ऑक्सीजन। दूसरा इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको लिख दिया होता है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया है तो लिख लिया करो यार, जो भी दिया परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना दिया है बता दो यार। आयरन का परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितना? 70। ऑक्सीजन का परसेंटेज 30। हो सकता है यार क्वेश्चन में ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया होता। आयरन ऑक्साइड कंटेन 70% आयरन, डिटरमाइन इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। क्या करते हैं फिर? तो यार याद रखना परसेंटेज का सम 100 होता है, इतना
तो समझते ही हो तुम लोग। तो आयरन हो गया 70, ऑक्सीजन हो गया 30। अब आगे नेक्स्ट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? यदि 100 ग्राम आयरन का ऑक्साइड लिए तो 100 ग्राम में 70 ग्राम आयरन है और 30 ग्राम ऑक्सीजन है, यही मतलब होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। मतलब कि 100 ग्राम यदि आयरन ऑक्साइड हमारे पास है तो उसमें 70 ग्राम आयरन है और 30 ग्राम ऑक्सीजन है, यही मतलब होता है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में मोल रेशियो इसका कैलकुलेट करना होता है। मोल रेशियो तुम लोग बताइए, मोल रेशियो क्या इसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ बता सकते कि नहीं बता सकते हैं? बता यार, देख ये 70 ग्राम है, ये 30 ग्राम, ऐसा मैं समझ सकता हूँ ना। हमारे पास कंपाउंड का मास कितना 100 ग्राम, उस 100 ग्राम में ये 70 ग्राम, ये 30 ग्राम, मैं ऐसा मान सकता हूँ परसेंटेज कॉम्पोजिशन के टर्म में दिया है। तो यदि ऐसा है तो मोल रेशियो कितना हो जाएगा? तो आयरन के लिए पहले बताओ मोल रेशियो कैसे निकालेंगे? मास बाय मॉलिक्यूलर मास और मास बाय एटॉमिक मास। मास कितना 70, एटॉमिक मास कितना आयरन का याद है? बताया था ना तुम लोग यार, याद कर लेना। याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो यार जा पीछे पेज देख क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ यार। हर एक चीज़ याद होना चाहिए, कॉपर का, आयरन का, सिल्वर का, आयोडीन का, जो जो जरूरत पड़ने वाला था यार मैं सब वहाँ पे आपको नोट डाउन करवा दिया। तो इसलिए यार जाओ एक बार देख लो और याद कर लो यार, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे छाप दिया, यहाँ पे लिख दिया तो तुम लोग भी लिख लिया छाप कर। तो ऐसे में क्या होगा ना, फिर तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट कम हो जाएगा। अभी पेज पलटोगे, जाके देखोगे तो क्या होगा यार, वहाँ पे आयरन के साथ साथ और भी कुछ कुछ एलिमेंट के आपको एटॉमिक मास दिख जाएंगे, तो आयरन के साथ साथ वो भी याद हो जाएगा, ठीक है? इसलिए बहुत बार क्या होता है यार, मैं बोलता हूँ कि पीछे जाकर देखो, मतलब जहाँ पढ़ाया था वहाँ जाकर देखो। तो जाकर देखना भी, ऐसा नहीं सर तो वीडियो में बताएंगे ही ना, जब क्लास में भी सर पढ़ाएंगे तो बताएंगे ही ना। हाँ बताएंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप जाकर वहाँ देखो, ताकि आपको यार चीज़ें जैसे वहाँ पे जाके देखोगे ना तो हाँ यार सर ऐसा ऐसा पढ़ाए थे, मैं पढ़ा था, तो फिर आपको वो चीज़ें याद आने लगती है, ठीक है? तो इससे क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म तक आपको, लॉन्ग टाइम तक दिमाग में सेट रहता है, याद रहता है। इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ कि जब भी मैं बोल रहा हूँ ना जाके वहाँ देखो, तो वहाँ जाकर देखा करो, ठीक है? ऐसा नहीं कि सर यार लिखने वाले तो है यार, कौन जाता है यार, कौन खोजने जाता है पीछे का पेज पलटे पलटे पलटे, ऐसा नहीं। जैसा बोलता हूँ वैसा करना है तुम लोगों को। यह वैल्यू कितना आता है? तो 7 8 जा 7, 10 जा 10/8 आया, 10/8 का वैल्यू 1.220, 8 2 जा 16, 4 1.25 आ जाएगा। क्लियर? कैसे निकाले समझ में आया ना? जस्ट मोल निकालना है। मोल का मतलब मास बाय एटॉमिक मास। मास 70 ग्राम हो गया, एटॉमिक मास आयरन का 56 होता है, याद होनी चाहिए। ऑक्सीजन के लिए बताओ यार, 30/16, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? कट रहा क्या? 2 8 जा और 2 15 जा, ये 15/8 हो गया ये, ठीक है? और ये कितना हो रहा था? इसको एक काम करो, फ्रैक्शन में मतलब रखो, इसको 10/8 ही रहने दो। देखो हमारा अल्टीमेट जो पर्पस होता है ना, जो अपना अल्टीमेट जो एम टारगेट है, वो आयरन और ऑक्साइड का फार्मूला लिखना, सिंपलेस्ट रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला लिखना। तो आयरन का कुछ आएगा यहाँ पे x, ऑक्सीजन का आएगा कुछ। ये जो x एंड y होता है ना, ये एक्चुअली मोल्स ऑफ आयरन एटम एंड y इज द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करता है। बस इसी चीज को तुम्हें समझना है। X क्या रिप्रेजेंट करता है? मोल्स ऑफ आयरन एटम। Y क्या रिप्रेजेंट करता है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब तुम लोग बताओ, क्या मोल्स ऑफ आयरन कभी फ्रैक्शन में आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। जब भी कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाता है तो इसमें जो मोल्स होंगे, ये X और Y का जो वैल्यू होगा वो हमेशा एक होल नंबर होगा। तो यहां से यदि देखें, आयरन का मोल्स कितना है? 10/8। ऑक्सीजन का मोल्स कितना है? 15/8। क्या 10/15 कोई होल नंबर है? नहीं, ये फ्रैक्शन में। तो हमें नेक्स्ट क्या करना होगा? इस फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। जस्ट ऐसा समझो, यहाँ पे अब तुम्हें आयरन का मोल और ऑक्सीजन का मोल, आयरन में कितना आ गया? 10/8, ऑक्सीजन में कितना आ गया? 15/8, ऐसा है। तुम्हें करना क्या है? इसको आपको फ्रैक्शन हटा देना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अब फ्रैक्शन कैसे हटाता है यार, ये तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। बाय द वे एक प्रोसेस है जो कि मैं इसको टैबुलर फॉर्म में बता रहा हूँ। बाय द वे आपको करना अल्टीमेट मकसद है बस इस फ्रैक्शन को हटाना। बाकी जो प्रोसेस है वो मैं बता दे रहा हूँ प्रोसेस क्या है। मोल रेशियो के बाद हम लोग क्या करते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालते हैं? तो आपको क्या करना है, इस दोनों में देखना है स्मॉलर वैल्यू कौन सा है। जो स्मॉलर वैल्यू उससे डिवाइड मार देना है।
यहाँ पे तो 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, आयरन एंड ऑक्सीजन। मान लो 2 से ज़्यादा एलिमेंट होता, 3-4 एलिमेंट होता, तो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग देखते हैं जो मोल रेशियो सबसे स्मॉलेस्ट किसके लिए, जिसके लिए स्मॉलेस्ट होता है मोल रेशियो, उस नंबर से सब में डिवाइड मारते हैं। फिलहाल 15/10/8 है, कौन स्मॉलर नंबर है 10/8, तो 10/8 से सब में डिवाइड मारो। जब इसमें डिवाइड मारेंगे तो ये 1 बन जाएगा, इसमें डिवाइड मारेंगे 10/8 से, तो देखो यार क्या बनेगा, 15/8 है, इसको 10/8 से डिवाइड मारना है, तो ये उड़ जाएगा, ये 15/10 बच जाएगा। 15/10 का है तो 5/2, मतलब ये आ गया 5/2। ये सिंपल रेशियो आया, सिंपल रेशियो, ठीक है, सिंपलेस्ट नहीं बोला, सिंपल रेशियो। अब क्या हमारा पर्पस जो था वो फुलफिल हुआ क्या आयरन और ऑक्सीजन का, अब आयरन का 1 आया और ऑक्सीजन का 5/2 आया, दैट इज 2.5। अभी भी नहीं हुआ, हम क्या बोले, इसको हमको फ्रैक्शन हटाना है, तो फ्रैक्शन हटाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो अब हम लोग को जो नेक्स्ट स्टेप है वो होल नंबर रेशियो लेना होता है। अब होल नंबर रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो बस इसमें से जो भी फ्रैक्शन वाला वैल्यू है ना, जो डेसिमल में है, उसको बस आपको होल नंबर बनाना है। होल नंबर कैसे बनाए, कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि ये होल नंबर बन जाए। तो ये तो ऑलरेडी होल नंबर है, ये होल नंबर नहीं है, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्या करना होगा, कुछ एक नंबर से मल्टीप्लाई, जरा सोचो किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये फ्रैक्शन हट जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना बन गया 5, लेकिन जब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किए तो याद रखना यार यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से होल नंबर रेशियो यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। और अब देखो आयरन का कितना आ गया 2, ऑक्सीजन का कितना आ गया 5, विच इज सिंपल होल नंबर। तो इस तरह से मैं Fe2O5 एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकता हूं कि नहीं उस आयरन के ऑक्साइड का, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो समझ में आया क्या क्या स्टेप आपको लेना है और कैसे कैसे लेना है। उम्मीद है यार ये चीज़ क्लियर होगा। एक बार फिर से मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। सबसे पहला काम एलिमेंट को लिख लो, जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है, देन परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा। नेक्स्ट है मोल रेशियो निकालना। मोल रेशियो कैसे निकालते हैं, बस ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, उसको मास से डिवाइड कर दो, एटॉमिक मास से। 70 था 56 है, 30 था 16 से डिवाइड, यहाँ से समथिंग आया। फिर क्या करना है, इसमें से आपको देखना कौन सा छोटा वैल्यू है, जो स्मॉलर वैल्यू होगा ना उसमें से उससे हर एक टर्म को डिवाइड मार देना है। 10/8 15/8 ये छोटा था, 10/8 से डिवाइड मारे, 10/8 से डिवाइड मारे तो 1 बचा, 15/8 से डिवाइड मारे 5/2, कैसे देख लो यार वहाँ। उसके बाद फिर देखना कि यार ये सिंपल रेशियो हमारा होल नंबर रेशियो बना कि नहीं बना। यदि बन गया था तो ठीक है, यहीं पे रुक जाएंगे, नहीं बना तो जैसा कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2.5 था, नहीं था तो फिर से हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, इसको नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि इसका फ्रैक्शन हट जाए। जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे वही नंबर से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना पड़ेगा, लास्ट में हमारे होल नंबर रेशियो मिल गया। तो इस तरह से जो एम्पिरिकल फार्मूला हो गया आयरन ऑक्साइड का वो हो गया Fe2O5। देख रहे हो सिंपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो इस तरह से ही हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। चलो यार एक क्वेश्चन तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तुम लोग को खुद से सॉल्व करना है, वीडियो पॉज करके, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, नोट कर लो आप लोग। यहाँ थोड़ा देखना यार गलती हो गया कैलकुलेशन में, ठीक है ना, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है। यहाँ पे 5/2 का यहाँ पे 3/2 होगा, ठीक है, 5 3 5 2 थोड़ा जल्दी में हो गया गलती, तो आप लोग सही कर लेना यार। यहाँ जहाँ 5/2 था वहाँ 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 3/2 का है तो 1.5 होगा, 1.5 × 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इस तरह से Fe2, ठीक है ना। कोई मेजर मेन स्टेप्स था कैलकुलेशन, तो तुम लोग देख लेना, जहाँ गलती होगा वहाँ सही कर लेना, ठीक है ना। तो थोड़ा सुधार लेना यार, गलती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के लिए मैं देता हूँ। तो इस तरह से यार ये एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिए। नेक्स्ट इसी चीज़ को मैं थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा जो बताया शॉर्टकट तरीका, आप लोगों को शॉर्टकट किस तरह से करना है मैं उस तरह से समझा देता हूँ। आप लोग इसको नोट कर लो, मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ क्या करना होता है डायरेक्ट। चलो यार देखो करना क्या होता है यार शॉर्टकट में, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 2 एलिमेंट है, कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है वो देखो। आयरन आइटम प्रेजेंट है, दूसरा ऑक्सीजन आइटम प्रेजेंट है।
ये दो एलिमेंट प्रेजेंट है, आयरन एंड ऑक्सीजन। आयरन का आपको मोल्स और ऑक्सीजन का आपको मोल्स कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। और जो भी मोल्स आएगा, देखिए आयरन और ऑक्सीजन का ऑक्साइड है, तो आयरन ऑक्सीजन का ऑक्साइड FeXO बनेगा फॉर्मूला इसका। X विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन, Y इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। दोनों को कैलकुलेट कर लो, बस यही करना है। आयरन का परसेंटेज कितना 70 दिया है, मोल्स कैलकुलेट करने के लिए इसका एटॉमिक वेट से डिवाइड करना पड़ेगा 70। देखो यार, जो स्टेप वहाँ पे किए थे टेबल के फॉर्म में, वही चीज़ मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, बस डायरेक्ट कर रहा हूँ और कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे जब टेबल में करो यार थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है यार, क्या क्या कर रहे हैं, देख के डर लग जाता है। तो आप लोग इस तरह से करो यार, बड़ा सिंपल दिखेगा। ये कितना हो गया 10/8, एज इट इज रहने दो। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना 30 और नीचे कितना आ जाएगा 16, काट दो यार जो कट रहा है 15/8। उसके बाद आपका तरीका जो स्टेप्स वहाँ पे बताए थे वही प्रोसेस यहाँ पे स्टेप फॉलो करना है। मतलब मोल्स ऑफ आयरन इतना आया, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इतना आया, इसको ऐसा कर लो, आयरन का 10/8, ऑक्सीजन का 15/8। अब ये देखो कट जाएगा। जैसे मान लो यार मैं कोई कंपाउंड का फार्मूला A2B6B4 लिखता हूँ, तो क्या तुम क्या करते हो, इस फार्मूला को सिंपलेस्ट रेशियो में लिखते हो ना, मतलब इसको कट रहा है तो काट देते हो ना, यही करते हो ना। मान लो यार इसी तरह से 1/2 और B 3/2 है, तो क्या तुम ऐसे लिखोगे, नहीं ना, इसको क्या करोगे, जो कट रहा है काट दोगे, यही करते हो ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करना है, 8 कट रहा था काट दिए। इसके बाद ये 5 से 5 2 5 3 क्या आ गया आंसर, Fe2O हो गया। समझ में आया क्या करना था? तो बस यही आपको करना है, इसी को मैंने तामझाम करके टेबल के फॉर्म में बताया था। और यदि मान लो यार ये डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो क्या करें सर, टेंशन मत लो यार, फिर वही स्टेप यहाँ पे ही फॉलो कर लो। 10/8 15/8 दोनों में से जो छोटा वैल्यू उसे डिवाइड मार दो। छोटा कौन है 10/8, देखो यार मैं इसको और एक पिछले वाले तरीका से बता दे रहा हूँ। ये 10/8 या 15/8 है, जो छोटा वैल्यू उसे डिवाइड मार दो। इसको 10/8 छोटा है तो यहाँ पे तो 1 आ ही जाएगा, वो तो फिक्स है। और ये वैल्यू कितना आ जाएगा जब डिवाइड मारेंगे तो 3/1.5। इसके बाद क्या है, इस दोनों में देख लो यार कौन फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, सॉरी ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से फार्मूला क्या मिल गया, Fe2O। समझ में आया क्या करना होता है? तो चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन रेडी हो जाओ, मैं मिटा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है, ठीक है। और जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तब तक यार कोशिश करते ही रहोगे। मैं सवाल रीड कर देता हूँ पहले। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.33% ऑक्सीजन। सोल्व 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन, 53.33% ऑक्सीजन। कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। इतना वैल्यू दिया है, डाटा दिया है, आपको एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 90 देन डिटरमाइन इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। चलो स्टार्ट हो जाए तुम लोग। मैं इधर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखो यार, अब मैं उस तरीके से नहीं बताऊँ टेबल के बना फॉर्म में, ठीक है ना। टेबल वेबल बनाओ यार, काम शाम करो, कोई मतलब का नहीं है। आपको डायरेक्ट आंसर से मतलब है ना। 11th में तो ऐसे भी कौन सा यार आपको बोर्ड देने जाना है। हाँ तो चलो, सबसे पहले मोल्स ऑफ क्या है, कार्बन। कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट है, और कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट। 3 एलिमेंट प्रेजेंट है। हमें तीनों का मोल्स निकालना, और मोल्स का रेशियो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। बस यही हमें एम्पिरिकल फार्मूला में करना है, और कुछ नया नहीं करना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एम्पिरिकल फार्मूला मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 कंपाउंड है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का X मान लो, हाइड्रोजन का Y मान लो, ऑक्सीजन का Z मान लो। बस हमें X Y Z को सिंपल होल नंबर में रख देना, दैट्स इट, खत्म कहानी, खत्म। अब वो कैसे करते हो नहीं करते ये तुम्हारे ऊपर है, सिंपल बनाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। कार्बन का मास कितना परसेंटेज है, 40%। 40% का मतलब क्या, 100 ग्राम में 40 ग्राम कार्बन होगा, 6.67 ग्राम हाइड्रोजन होगा, 53.33 ग्राम ऑक्सीजन होगा। ये मतलब है ना। 40 बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, यहाँ से कितना आ जाता है 4 3 जा 14, 10/3 आ गया 3.33। हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा 6.67 बाय मास एटॉमिक, यहाँ देखिए एटॉमिक मास रखा जाता है, ठीक है ना। एटॉमिक मास, H2 का मत रख देना 2, O2 मत रख देना, हमेशा एटम का मास रखा जाता है। ये 6.67। अब 6.67 यहाँ पे 3.33 आया,
कोई बात नहीं, ऑक्सीजन का चलो देखते हैं। 53.33 और अपॉन में 16 कितना आ जाएगा यार ये 16 का टेबल। देखिए 20 तक टेबल याद होना चाहिए हर बच्चा को, ठीक है। अब तुम लोग 10 तक ही याद करने को बोला जाता है, 11 12 कम से कम 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक। तो जिनको याद नहीं क्या करेंगे, हाँ जाके टेबल याद करेंगे, हाँ याद करोगे टेबल, ठीक है। फिजिक्स में तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो इसीलिए यार जिनको याद नहीं है जाकर यार, और अब तो यार टेबल याद करने में क्या यार, एक टेबल को 5 मिनट के लिए देख लोगे तो एक टेबल याद हो जाएगा। तो टारगेट करो यार 3-4 दिन में हमको सारा टेबल खत्म कर देना है, 20 तक ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यदि कैलकुलेशन में समय नहीं देना चाहते हो, टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी फास्ट कैलकुलेशन करना हो तो 20 तक याद कर लो, ठीक, आपको भी यार काम देगा। चलो 16 3 जा 48, 553, फिर 16 3 जा 48, फिर 5 इतना आ रहा है, तो मोल्स आ गया। तो यहाँ पे देखो कार्बन हाइड्रोजन, क्या ये होल नंबर है? नहीं है ना। जब होल नंबर में नहीं है तो क्या करेंगे, होल नंबर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, तरीका क्या बताए थे? जो इसमें से छोटा नंबर है उससे डिवाइड मार दो सबको। छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? 3.33, डिवाइड मार दो। 3.33 से डिवाइड मारा 3.33 से, यहाँ पे डिवाइड मारा 3.33 से, यहाँ मिला 1, यहाँ क्या मिलेगा, जस्ट इसका डबल है ना, हाँ ये 6.66 मैं बोल सकता हूँ ना। ये क्या हो गया 2 और ये कितना हो गया 1। मतलब जो आपका फार्मूला है, कार्बन का 1 मिल गया, हाइड्रोजन का 2 मिल गया, ऑक्सीजन का 1 मिल गया। यही हो गया एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द गिवन कंपाउंड। हार्ड था कि बहुत ईजी था? बहुत ईजी था। और एक चीज़ याद रखना है, जब भी ऐसा 0.33 0.67 आ जाए तो यार इसको फ्रैक्शन में लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। बताया था तुम लोगों को ना, जहाँ भी 0.33 दिख जाए तो उसको 1/3 लिख लेते हैं। यदि 0.67 दिख जाए तो इसे 2/3 लिख लेते हैं। अब मान लो जैसे 3.33 को क्या लिखेंगे, देख लो यार मैं समझा दे रहा हूँ। इधर 3.33 है तो इसको 3 + 0.33 लिख लो। और 3 + 0.33 का वैल्यू याद रखना यार, रट लेना, जो समझना है समझ ले, याद रखना यार, बहुत बार कैलकुलेशन में हेल्पफुल होता है। 0.33 दिख गया उसको फ्रैक्शन में लिख लो तो यार कैलकुलेशन आगे आसान हो जाता है। ये कितना हो जाता है 10/3। इसी तरह से मान लो यार 6.67 को हम फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 6.67 को 6 + 0.67 लिखो, और ये 6 + 0.67 का मतलब 2/3, दैट इज 20/3। तो यहाँ पे 10/3 20/3 करके भी कर सकते हो, वहाँ से भी यार आसानी से। ये तो चलो यार कट जा रहा था बहुत आसानी से यार, तो चलो आंसर आ गया हमारा, ठीक है। हो सकता थोड़ा और कैलकुलेशन लेंदी कर देता, थोड़ा दिक्कत होता, ऐसे में ये सब शॉर्टकट याद रखना। कैलकुलेशन का भी यार शॉर्टकट होता है। कैलकुलेशन भी आपको यार किस तरह से करना कि जिससे कि यार कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। चलो फिलहाल हमें निकालना क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला तो निकल गया। सेकंड पार्ट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 90। मॉलिक्यूलर वेट 90 दिया हुआ है, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा, एम्पिरिकल फार्मूला तो हमें पता चल गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए n × एम्पिरिकल फार्मूला करना पड़ता है, मतलब हमें n का जरूरत पड़ेगा। अब n कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा n, तो n कहाँ से आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वेट और डिवाइडेड बाय में एम्पिरिकल फार्मूला वेट। तुम लोग यार बताओ इसका एम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना आ जाएगा, तो 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 आइटम है, ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 30। एम्पिरिकल फार्मूला वेट कितना आ गया 30। मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट ऑलरेडी दिया है 90। यदि ये 90 है और नीचे 30 है तो n का वैल्यू कितना आ गया 3। यदि n 3 आ गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा यार बता दे बच्चों, 3 × एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज CH2O दैट इज C3H6O3। यही हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल फार्मूला कंपाउंड का क्या होगा, तो C3H6O3 एक्चुअल फार्मूला होगा। और एम्पिरिकल फार्मूला जस्ट एक रिलेटिव नंबर होता है, जो उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक। तो इस तरह से यार ये सवाल बन गया तो समझ जाओ कि यार तुम लोग एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का कॉन्सेप्ट सीख लियो, ठीक। और भी अलग अलग तरीके से सवाल पूछा जाता है एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला का, तो 2-4 सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या मास्टर हो जाओगे तुम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार क्या है, एन ऑक्साइड ऑफ सल्फर कंटेन्स 50% सल्फर। सल्फर का कोई एक ऑक्साइड है, इसका मतलब कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उस कंपाउंड में, सल्फर का ऑक्साइड है, सल्फर और ऑक्सीजन यही 2 एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। आगे व्हाट विल बी इट्स एम्पिरिकल फार्मूला, बताना है आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए यार वीडियो पॉज करो, स्टार्ट हो जाए जल्दी से, 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर बनना चाहिए सवाल।
दो एलिमेंट प्रेजेंट है, एक सल्फर और दूसरा ऑक्सीजन, दोनों का मोल्स, यही करना होता है ना, सल्फर और ऑक्सीजन है, SX ऐसे ही कुछ होगा, x और y बस सिंपल होना चाहिए, बस यही ध्यान रखना है एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा। सल्फर का परसेंट 50% है, 50 अपन में बताया कितना हो जाएगा 32, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है ना, यहाँ से बताइए 225 से 216 जा कितना आ गया 25/16। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा बताओ जल्दी, अगेन ये भी 50%, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, ये कितना आ गया 50, इसको काटो मत, एज इट इज रहने दो, क्यों, दोनों जगह 16 है ना, अपना आगे का काम आसान हो जाएगा इसलिए। हाँ, सल्फर और ऑक्सीजन क्या रेशियो सिंपल दिख रहा है, नहीं रेशियो सिंपल नहीं दिख रहा है तो सिंपल बनाना पड़ेगा। तरीका क्या है बनाने का, देखिए इसमें से छोटा वैल्यू कौन है, ये वाला ना, या फिर ऐसा करना S और O है ना, सल्फर का कितना 25/16, देखिए कितना आसानी से बन जाए, ऑक्सीजन का कितना है 50/16, ये बाय में जो है उड़ जाएगा 25 से क्या आ गया SO2, यही हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। आ गया आंसर, बस खत्म हो गया। सवाल देख रहे हो कैसे यूं ही चुटकी बजाते सॉल्व हो रहा है, तो बस यार यही सवाल में करना था। एक और लास्ट सवाल करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला बेस्ट, आप लोग नोट कर लो जिनका नहीं हुआ था, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लो यार, फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंपोजिशन इंक्लूड्स हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मतलब कोई कंपाउंड है, कंपाउंड किस एलिमेंट का है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है, और इसका मास रेशियो दिया हुआ है। देखिए अब तक परसेंटेज कंपोजिशन दिया होता था, अब मास रेशियो दिया हुआ है। डरने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। एलिमेंट कौन कौन सा प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो देखो यार हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन है, यही एलिमेंट प्रेजेंट है ना। इसको एक काम करो, मैं कुछ x y z और इसको नंबर देता हूँ, नंबर ऑफ मोल। बस इसका आपको मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, बस और बस यही चीज ध्यान में रखना है हर सवाल में, कि आपको इसका मोल्स का सिंपलेस्ट रेशियो निकालना, जैसा निकालना निकालो। मास रेशियो दिया है 1 3 4 7, तो चलो यार सबसे पहले हाइड्रोजन का मोल्स का रेशियो देख लेते, क्या आएगा यार 1/, अच्छा ये मास है, मास का रेशियो है, तो मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, मोल्स का रेशियो आ गया, क्लियर। इसी तरह से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के बाद कार्बन है, कार्बन का कितना हो जाएगा 3/12, दैट इज 1/4। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 1 3 4 4/16, दैट इज 1/4। और नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा 7/14, दैट इज 1/2। सबका मास का रेशियो था, मोल का रेशियो के लिए क्या किया, एटॉमिक मास से डिवाइड मारे, पता चल गया मोल का रेशियो। अब ये सिंपलेस्ट है क्या, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, सोचो जरा कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि सारा फ्रैक्शन गायब हो जाए, छू मंतर हो जाए। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर 1/4, तो 1/4 से सब में डिवाइड कर दो, एक तो तरीका ये है, या फिर एक काम करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यार फ्रैक्शन सब छू मंतर हो गया, गायब हो गया, ये 4, ये 1 और ये 2, मतलब हाइड्रोजन का 4, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 1 और नाइट्रोजन का 2, यही हो गया इसका जो गिवन कंपाउंड है उसका एम्पिरिकल फार्मूला। हो गया सवाल खत्म, क्लास समझ में आ रहा है क्या करना था, बस देख रहे हो कितना सिंपल है। तो इसीलिए एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको जो बेसिक्स है ना मोल्स कैलकुलेट करना वो आना चाहिए, और इसमें सिंपल थोड़ा मैथ्स यार आना चाहिए कि यार रेशियो यदि सिंपल नहीं है तो उसको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करें, कौन से, जैसे इसमें भी यार जैसे मान लो यार मैं बेसिक से जाऊँ तो यहाँ 1 था, 1/4 1/2 था, तो जो सबसे स्मॉलर नंबर है उसे डिवाइड मार दो, तो 1/4 सबसे स्मॉलर था ना, यहाँ पे भी 1/4 से डिवाइड मारते हैं तो यहाँ पे भी 4 ही मिलता, ये 1 मिलता, ये भी 1 मिलता, और इसको 1/4 से डिवाइड मारते तो ये 2 ही मिलता। उस तरह से भी जा सकते थे, मैं मल्टीप्लाई कर दिया, सब मैथमेटिक्स है यार, ऐसे करो या वैसे करो बात बराबर ही है, रिजल्ट सेम आने वाला है, ठीक। तो चलो यार फाइनल आंसर एम्पिरिकल फार्मूला का ये आ गया। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं CH4N2O, थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है ना, ठीक। तो इस तरह से यार ये एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस्ड जो था कुछ क्वेश्चन से, और इससे बेस्ट कुछ और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन वो शीट आपको दे दूंगा, ठीक है, DPP दे दूंगा, तो उसमें आप लोग यार सॉल्व कर लेना। अभी के लिए यार वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाए, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से दोबारा मिलेंगे। अभी के लिए यार बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।